नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी हमारे विशिष्ट अभ्यागतों से प्रार्थना है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे मुख्य अतिथि का तिलक लगाकर और मंत्र की चादर उठा करके स्वागत करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव जी। ओम चन्न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रद्धेय गौरी शंकर शर्मा जी हमारे माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। और अब हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर एच.पी. मिश्र जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब का और श्रद्धेय गौरी शंकर भाई साहब का स्वागत करें। ओम प्रणस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अब इस सभा में सबसे पहले हम गुरुवर और माता जी का अभिनंदन करते हैं। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य मान दो। अपने मद में फूला मानव भूल गया भगवान को, अपने मद में फूला मानव भूल गया भगवान को। तुच्छ स्वार्थ में भटक रहा है, छोड़ दिया ईमान को। तुच्छ स्वार्थ में भटक रहा है, छोड़ दिया ईमान को। ईश्वर के
अनुशासन पाले, ईश्वर के अनुशासन पाले। ज्ञान और विज्ञान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जगजननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। जीवन लक्ष्य मान दो, प्राण भरा अनुदान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ। अब हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर S.P. मिश्र जी आमंत्रित हैं स्वागत भाषण के लिए। हमारे कुलपिता परम पूज्य गुरुदेव, हमारी कुल माता परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान इस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्री रामचंद्रन जी, हमें ये कहते हुए बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है कि इस उत्तरांचल प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना का यदि सबसे पहला महत्वपूर्ण श्रेय किसी को जाता है तो आप हैं। आपके दिशा निर्देश में पहले विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में हुई और सिर्फ यह स्थापना में आपका सहयोग और मार्गदर्शन यूं ही नहीं रहा, बल्कि इसके विधेयक बनाने से लेकर विधेयक पारित होने तक जगह जगह पर जो मार्गदर्शन आपने दिया उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अभिभावक के रूप में आज के इस सभा के अध्यक्ष, हम सबके प्रिय शांति कुंज के मनीषी, गायत्री परिवार के प्रबल सेनानी, मार्गदर्शक और अभिभावक की भूमिका सहज रूप में निभाने वाले विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आपके मार्गदर्शन में परम पूज्य गुरुदेव का विजन हम सभी पाते हैं, जिसके सहारे विश्वविद्यालय ने 4 वर्ष की आरंभिक कठिन यात्रा को उपलब्धियों से भरा बनाया है। पुनर्जागरण के प्रयास में हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं अन्य विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम से अलग हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ये जो आम हमारे यहाँ पाठ्यक्रम है उससे हट करके हमने पाठ्यक्रम बनाने का प्रयास किया है। इसलिए उत्तरांचल के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में यदि इस विश्वविद्यालय को देखा जाए तो विश्वविद्यालय की विशेषता ये भी है कि नए तरह के पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम जो अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं चलते, ऐसे पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम जो समाज के लिए उपयोगी हैं, ऐसे पाठ्यक्रम बनाने का प्रयास इस विश्वविद्यालय ने किया है। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम, ये सभी कार्यक्रम की शुरुआत हमारे यहाँ हो चुकी है। लेकिन हमें ये कहते हुए और भी खुशी है कि कॉम्पिटेंसी के मामले में हमारे छात्र छात्राओं ने कमाल का काम किया है। यदि इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में देखें तो बहुत कम समय में इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में हमारी छात्रा का प्रथम पुरस्कार 85 यूनिवर्सिटी में प्राप्त करना एक शुभ संकेत है और हमारे यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात है। यहाँ पर हमारे बीच जो प्रशासन के अधिकारीगण आए हैं, विशेष रूप से सुधांशु जी हमारे DM और हमारे SSP जो यहाँ पर पधारे हुए SP साहब जो यहाँ पर हैं और अन्य जो पदाधिकारीगण हैं, उनका हम आभार तो नहीं देते, हम इतना जरूर कहते हैं कि आपका सहयोग जिस प्रकार से मिलता रहा है हम उस सहयोग की अपेक्षा करते हैं और आगे हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिस अनुशासन की आपने हमेशा प्रशंसा की है उस अनुशासन को हम बनाए रखेंगे। ओम शांति। अब आमंत्रित हैं हमारे इस वेद माता गायत्री ट्रस्ट के ट्रस्टी और शांति कुंज के व्यवस्थापक माननीय श्री गौरी शंकर शर्मा जी। वे बताएंगे इस दीक्षारंभ की पृष्ठभूमि
दीक्षांत समारोह तो सब जगह होते हैं, लेकिन दीक्षारंभ केवल देव संस्कृति विश्वविद्यालय में होता है। वे इसे स्पष्ट करेंगे माननीय श्री गौरी शंकर शर्मा जी। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, अधिकारीगण एवं हमारे वरिष्ठ भाई, हमारे शांति कुंज के कार्यकर्ता भाई और छात्र और छात्राओं, इस ज्ञान दीक्षा समारोह के अंदर हम सब मिल भाग ले रहे हैं। ये वो परंपरा है जो ऋषि परंपरा रही है। शिक्षा और विद्या, जैसा कि अभी अभी बताया आपसे, जितनी आवश्यक शिक्षा है उतनी ही आवश्यक विद्या भी है। शिक्षा हमको जानकारी देती है, शिक्षा हमको किसी चीज़ में दक्ष बनाती है, तो विद्या हमारे व्यक्तित्व को ऊपर उठाती है, हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण देती है, एक दिशा देती है। जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, जब तक हमारी जितनी भी हमारे पास जो सामर्थ्य है, जो नॉलेज है या जो साधन है, उसका हम सदुपयोग नहीं कर सकते। अगर उनका सदुपयोग करना है तो हमें विद्या को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा जितना हमें शिक्षा को महत्व दिया है। यह एक ऋषि परंपरा के अंतर्गत है कि ऋषि कुलों के अंदर और महाविद्यालयों के अंदर वो माहौल होता था, वह एक तरह का क्योंकि लोहा खुले में नहीं गलाया जा सकता, लोहे के लिए भट्टी चाहिए, एक वातावरण चाहिए, तब जाकर के गलता है। तो बच्चों को ढालने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए समाज का निर्माण आवश्यक है, और समाज के निर्माण के लिए परिवार का निर्माण आवश्यक है, और परिवार के लिए व्यक्ति का निर्माण आवश्यक है। जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, जब तक राष्ट्र की निर्माण की कल्पना अधूरी रह जाएगी। उसी श्रृंखला में गुरुदेव ने ये ऋषि परंपरा को पुनः जागृत करते हुए विद्या को इतना ही महत्व दिया है जितना शिक्षा को महत्व दिया है। इसलिए इस शिक्षा और विद्या का मतलब होता है कि बैलेंसिंग ऑफ माइंड, आदमी का संतुलित जीवन, वह जो उसको सही दिशा दे सके, गई गुजरी परिस्थिति के अंदर भी वह खुशी को निकाल सके और खुशी बांट सके, उसके लिए विद्या नितांत आवश्यक है। और ये हमारी जगत गुरु कहलाने का कारण ही ये रहा है कि हमारे यहाँ पर विद्या का विस्तार बहुत अधिक था। वही विद्या को, उसका शुभारंभ, यहाँ का वातावरण ही वो चीज़ है जिसके अंदर व्यक्ति को ढालता है, उसके अंदर जो उसके चरित्र को, उसके भावनाओं को और जीवन के लक्ष्य को वह बिल्कुल साफ करता है। उसी विद्या को जिस कर्मकांड के अंदर और जिस भाव के साथ हम लोग अभी करेंगे जो कर्मकांड, उसको आप सुने, उसको हृदय में धारण करें और उस महानता के रास्ते पर आप अग्रसर हों। जो शिक्षा आपके पास आए उसको हम सार्थक कर सकें, हमारा जीवन सफल हो सके और हम महान बन सकें। इसी भाव के साथ दीक्षा कर्मकांड प्रारंभ होता है। धन्यवाद। इस दीक्षा कर्मकांड को कराने के लिए आमंत्रित हैं श्री चंद्रभूषण मिश्र जी। ज्ञान दीक्षा का जो शुभारंभ हो रहा है, ऋषियों की संस्कृति को अंतःकरण में धारण करने की बात कही जा रही है, तो पवित्र अंतःकरण ही इसे धारण कर सकता है। आप सब के ऊपर जल का सिंचन हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ लें, भावना करें परमात्मा की ओर से मानो पवित्रता की वर्षा हम पर हो रही है। हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। पवित्र अंतःकरण से उन सूत्रों को हम धारण कर सकेंगे जिनको धारण करने की बात यहाँ से बार बार निवेदन की जा रही है। जल सिंचन करें। ओम पवित्रता मम, दोहराते भी चलें। मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत्।
पवित्रता की हमारे ऊपर वर्षा हुई। पवित्रता मानो हमारे सामने उपस्थित है, हम उनसे कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? यह पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, यह पवित्रता हमें महान बनाए और यह पवित्रता हमें सर्वतोभावेन शांति प्रदान करे। यही प्रार्थना सूत्र में है, दोहराते हुए बोलें। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नयेत्, सन्मार्गं नयेत्। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शान्तिं प्रददातु, शान्तिं प्रददातु। ऋषि कहते थे पहले से ही, गहरी सांस लेकर उस आने वाले प्राण को प्रचुर मात्रा में अपने अंतःकरण में धारण कर सकें, हम प्राणवान बन सकें। प्राणवान बन करके ही कुछ कहने लायक कर सकेंगे। इसी भाव से गहरी सांस खींचें, अंदर रोकें और निकालें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। दिव्य प्राण का हमारे अंदर संचार हो रहा है, हम उसे धारण कर रहे हैं। अंदर के कसाय कल्मश भी बाहर को निकलते चले जा रहे हैं इन भावनाओं के साथ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। अगला क्रम है मस्तिष्क संस्कार का, जिसे चंदन धारण करते हैं। पहले ये सूत्र दोहराते चलें। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्, शान्तं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः, ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्, मा भूयात्। ओम शीर्षम्, ओम शीर्षम् उन्नतं भूयात्, उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः, ओम विवेकः स्थिरीभूयात्। स्थिरीभूयात्। गायत्री मंत्र बोलते हुए मस्तक पर लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला क्रम धरती माता की वंदना का है। अपने सामने की धरती का स्पर्श करें और देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए स्वयं भी संकल्पबद्ध हों। इसी भाव से धरती माता को प्रणाम करें। मंत्र बोलें। ओम, बोलिए। माता माता भूमिः भूमिः पुत्रोऽहं पुत्रोऽहं पृथिव्याः। पृथिव्याः। और स्पर्श करके प्रणाम करें। अगला क्रम सभी देव शक्तियों को प्रणाम करने का है। दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन करते हुए चलेंगे। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हम सच्चे अर्थों में विद्याधिकारी बने, विश्वविद्यालय के छात्र बने। इसलिए जो ज्ञान दीक्षा का ये शुभारंभ हो रहा है उसको सही मायने में हम हृदयंगम कर सकें। इसी भाव से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर साहब यह संकल्प आपको कराएंगे। आपको ही नहीं, आपके आचार्य को भी दोनों मिलकर संकल्पित होंगे। दोनों मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। हमारे इस अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक संरक्षक
योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति यहाँ मानते हुए मैं दीक्षा संकल्प हमारे आज से इस आरंभ हो रहे सत्र में सम्मिलित सभी छात्र छात्राओं को दिलाता हूँ। छात्र छात्राओं के साथ हमारे आचार्य और आचार्य बहनें ये भी संकल्पित होंगी, क्योंकि उन्हें वो ज्ञान देना है और उसके लिए उन्हें छात्रों के साथ संकल्पित होना है। मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा, उस भाषा को आपको दोहराना है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। मैं अपना नाम बोलेंगे। स्नातकों के लिए निर्धारित आदर्श, मर्यादा एवं कार्य योजना के अनुरूप ज्ञान, अब छात्र छात्राएं बोलेंगे पाने और हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं बैठे हैं बोलेंगे देने। पाने जो बैठे हैं देने की साधना, व्यक्तित्व गढ़ने गढ़ाने की तप साधना हेतु निष्ठापूर्वक दीक्षित। अब छात्राएं बोलेंगी होती हूँ और छात्र बोलेंगे होता हूँ। यह कार्य हम सब मिलजुल करके करेंगे। अब जो मिलजुल के करेंगे तो इसमें साथ साथ हमारा एक साथ चलना हो। इसका हिंदी में जो भाव है वो है साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। किसी के ज्ञान से हमें द्वेष न हो, किसी के ज्ञान से हमें ईर्ष्या न हो, ये मन में भाव हो। हमारे साथ हिंदी का भाव एक बार फिर से बोलेंगे। साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। अब इसी का जो मंत्र में जो भाव है हमारे साथ से बोलेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु मां विद्विषावहै। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारा यश बढ़ेगा। हम जब पढ़ेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। हम जब पढ़ाएंगे तो लोग कहेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। तो यश दोनों का साथ साथ बढ़े। दोनों एक साथ बोलेंगे। हम दोनों का यश एक साथ बढ़े। इसी की संस्कृत भाषा है, वो भी बोलेंगे। ओम सहनौ यशः। अब इसी के साथ साथ है कि हमारा ब्रह्मवर्चस्व भी एक साथ बढ़े, हमारा ब्रह्म तेज, हमारा आत्मबल, हम दोनों का ब्रह्मवर्चस्व एक साथ बढ़े। ओम सहनौ ब्रह्मवर्चसम। अब एक मन में बात आ सकती है कि यश क्या होता है, ब्रह्मवर्चस्व क्या होता है। यश लौकिक होता है और ये केवल पढ़ाने की जो हमारी साधना है इसके माध्यम से बढ़ता है। ब्रह्मवर्चस्व अलौकिक होता है और यह आध्यात्मिक साधना से बढ़ता है। जिस आध्यात्मिक तप साधना से हमारे बच्चे यहाँ गुजरेंगे उसके माध्यम से उनका ब्रह्मवर्चस्व बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। इसलिए हम संकल्पित हो रहे हैं आज कि हम दोनों को साथ साथ चलाएंगे। लौकिक यश और हमारा जो पारलौकिक अलौकिक जो है वो ब्रह्मवर्चस्व। अब शिक्षक छात्रों को साथ साथ चलना है। उसका शुभारंभ आज से ही कर रहे हैं। क्लासेस चालू होंगी 14 तारीख से, पर उसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। कल से आज दोपहर से ही आफ्टरनून से आप लोगों का चालू हो जाएगा इनिशिएशन का शुरुआत का हिस्सा, जिसमें कि आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चालू हो जाएगा। परंतु उसके लिए शिक्षक और छात्र दोनों को साथ साथ चलना है, छात्र छात्राएं और शिक्षक। पहले जो हम बोलेंगे उसको छात्रों को स्वीकार करना है। स्वीकार करने की भाषा क्या है संस्कृत में? मान्यम। तो जब हम बोलेंगे कोई भाषा तो आप बोलेंगे मान्यम। मान्यम यानी स्वीकार है। प्रत्येक सूत्र के पश्चात छात्र छात्राएं कहेंगे मान्यम। मान्यम का अर्थ है स्वीकार है। ठीक है। अब हमारे साथ साथ बोलेंगे स्वाध्यायन्मा प्रमदः। अब बोलिए मान्यम। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करेंगे। जहाँ हमें अच्छी पुस्तकें पढ़ने का मौका मिलेगा वहाँ अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपनी शिक्षा को बढ़ाएंगे, अपनी विद्या को बढ़ाएंगे, दोनों को बढ़ाएंगे। अब आगे बोलेंगे धर्मान्न प्रमदितव्यम मान्यम।
एक साथ बोलिए, मान्यम। धर्माचरण में प्रमाद नहीं करना, इसका मतलब हुआ धर्माचरण में हम प्रमाद नहीं करेंगे। धर्म का आचरण, कर्तव्य के पथ पर चलते समय हमारे माध्यम से कोई प्रमाद नहीं होगा, हम उसमें गड़बड़ाएंगे नहीं। अब आगे जो बोला जा रहा है उसके बाद भी मान्यम बोलना है। कुशलान्न प्रमदितव्यम, बोलिए। कौशल के अभ्यास में प्रमाद नहीं करेंगे। कौशल का अभ्यास है ना कुशलता, जितनी कुशलता अपनी बढ़ सकती है, हम कंप्यूटर के नॉलेज के माध्यम से, हम विभिन्न प्रकार से जो पुस्तकें उपलब्ध हैं और उनके साथ साथ जो और भी जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनको पढ़ के अपने कौशल को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ विभिन्न जो हमारी भारतीय संस्कृति की पुस्तकें हैं, ध्यान, गीता, ज्ञान इत्यादि के माध्यम से, आर्ट ऑफ लिविंग जो जीवन जीने कलाएँ पढ़ाई जाएगी, उसके माध्यम से अपने कौशल के अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। अब आगे है संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। हमारे रिसोर्सेज को हम बढ़ाते रहेंगे, तभी तो विश्वविद्यालय बढ़कर एक विशाल वटवृक्ष के रूप में विकसित होगा। इसके बाद भी मान्यम बोलना है। जब हम बोलेंगे भूत्यै न प्रमदितव्यम, बोलिए। समझ में आ गया ना कि मान्यम क्यों बोल रहे हैं? स्वीकार है क्योंकि हम संसाधनों का विकास करेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे। अब जो दोष रहित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करेंगे, अन्य नहीं। ये आपको बोलना है कि जो दोष रहित कर्म हैं उन्हीं को हम जीवन में उतारेंगे, जो दोष युक्त कर्म हैं उनको हम जीवन में नहीं उतारेंगे। ये इसके बारे में आपको मान्यम बोलना है। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अब अंतिम है, जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उन्हीं की उपासना करेंगे, जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ऐसे ही हमारे रोल मॉडल होंगे। हमारे रोल मॉडल वो होंगे जिन्होंने जीवन में आदर्शों को उतारा और आदर्शों को उतार के अपने जीवन को महान बनाया। ऐसे ही लोगों को हम अपने जीवन का एक आदर्श बनाएंगे। हमारे साथ साथ बोलेंगे, उसके बाद फिर अंत में मान्यम कहेंगे। जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उन्हीं की उपासना करेंगे, अनुकरण करेंगे, अन्य का नहीं। अब इसकी संस्कृत बोलने पहले, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। बोलिए। सब लोगों ने एक साथ इस बात को स्वीकार किया। हम छात्र और शिक्षक हम सब मिलजुल करके एक साथ चलें और ये सहगमन की यात्रा एक साथ चलेगी तो विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाएगा। संकल्प के शेष अंश में मैं हिंदी की भाषा है, मैं बोलूँगा, आप सब बोलते चले जाएं। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है, मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूँगा। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मेरे पूज्य आचार्यों से मुझे जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अपने राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखूँगा। हम प्रत्येक नियम अनुशासन का पालन करेंगे। चूक होने पर भूल सुधार एवं प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखेंगे। आप सबका कल्याण हो। आज के इस ज्ञान दीक्षा समारोह में उद्बोधन देने के लिए हम आमंत्रित करते हैं मुख्य अतिथि श्री एम रामचंद्रन जी को। Respected Chancellor, esteemed Vice Chancellor, व्यवस्थापक माननीय गौरी शंकर मिश्रा जी, कुल सचिव डॉक्टर आर.पी. कर्मयोगी जी, members of the faculty, छात्र छात्राओं, it's a matter of privilege for me today that the Chancellor and the governing body has invited me to be the chief guest at this 9th Gyan Diksha Samaroh of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. It is indeed an honor to be in the midst of young minds who today commence their academic life, committing themselves to academic pursuit and lofty ideals laid down in our culture. This first private university of Uttaranchal has justified the very concept of setting up universities in the private sector by adhering to ideals
and convincingly establishing that a university in its true spirit and conforming to the concept can be established in the private sector. The selfless support and contribution of the Sri Vedmata Gayatri Trust for this noble cause is an example worth emulating. The unique concepts of Samadhan, acceptance of only subsistence allowance by the employees, working in a spiritual ambience, not depending on any grant or assistance, and at the same time achieving excellence are all characteristics which make this university, the pride of Uttaranchal, stand apart from normal universities. Let me compliment you for having chosen an institution of learning of this level and eminence, and let me wish you all success in your committed and sincere efforts to gain knowledge. Since esteemed Dr. Pranav Pandya ji extended this invitation to me, I was thinking what areas I should deal with in my address. It has been my privilege to be associated at the apex level with the shaping of the future of this newly created state for the past about 3.5 years, and it has both been a challenge and a rewarding experience. Challenge because the state got created as a result of the rising aspirations of its about 85 lakh people to be on the path of development, to move ahead focusing on its strengths and to be different from a routine scheme of things. I have noted with a great sense of admiration and appreciation that when people located in far off and difficult areas ask for upgradation of schools or provision of roads, there is a keen desire to be an integral part of the process of development. All of them want a better life and a better future. In such a scenario, can the government stop itself or apply a brake by saying that resources do not permit this? Let me share with you my dream and my vision for the state, the Devbhoomi. I do hope these thoughts will leave a definite impression on your young minds, and one day these may motivate many of you, if not all of you, to do something different, something spectacular in the service of this state. मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं विश्वविद्यालय परिवार का, जिन्होंने जैसे अभी कुलपति महोदय ने हम सबको अवगत कराया, उत्तरांचल में प्रथम निजी विश्वविद्यालय होने का गौरव आपको प्राप्त है और आपको देख करके अन्य संस्थाएं, अन्य विश्वविद्यालय किस प्रकार आगे बढ़ना है उस बारे में निर्णय लेंगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे बहुत ही सीमित तरीके से इस विश्वविद्यालय से संबद्ध रहने का अवसर प्राप्त हुआ और जिस प्रकार माननीय कुलाधिपति महोदय के नेतृत्व में आप एक मॉडल विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ रहा है, वो मैं समझता हूँ केवल उत्तरांचल के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक दृष्टांत है, एक उदाहरण है। कुलाधिपति महोदय से संक्षेप में वार्ता करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं में किस किस प्रकार की कमी है। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि जो उच्च शिक्षा के जो अवसर है वो लगभग 8% को उपलब्ध हो पाता है। 92% छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो आप कितने सीमित कैटेगरी में है ये आप स्वयं समझ सकते हैं। विशिष्ट प्रकार के संस्थाएं पूरे देश में फैले, पूरे देश में उपलब्ध हो। कल ही मुझे अवसर मिला दिल्ली में अगले पंचवर्षीय योजना 2007 से प्रारंभ होगा, उसका जो अप्रोच पेपर तैयार किया योजना आयोग ने, उसके बारे में चर्चा में शामिल होने का। एक बात पर हमने विशेष रूप से बल दिया, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और उस प्रकार के संस्थाएं पूरे देश में उपलब्ध हो, इस प्रकार एक कार्यप्रणाली हमें अपनाने की आवश्यकता है। केवल सीमित स्थानों पर ही नहीं, प्रदेश भर में, देश भर में फैले अच्छे प्रकार के संस्थाएं, और वो किस प्रकार बन सकता है सरकार मात्र के लिए संभव नहीं है, निजी क्षेत्र का इसमें विशिष्ट भूमिका होगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से इस दृष्टांत को देख करके लोग इसमें आगे आएंगे, अग्रणी रहेंगे इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि केवल मुख्य शहरों में ही नहीं, दूर दराज के क्षेत्र में भी हमारे युवा साथियों को अच्छे प्रकार का शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। मैं आशा करूँगा कि ये जो बैच इस समय कार्य शुरू कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हर एक दृष्टि से ये एक विशिष्ट बैच साबित हो। आपको हर एक बैच को विशिष्ट करना ही है, लेकिन यहाँ पर भी होगा, मैं
उस बारे में सुनना चाहूँगा कि आपके विशिष्ट उपलब्धियों के बारे में, और मुझे विश्वास है कि आपके और फैकल्टी के मार्गदर्शन के माध्यम से आपको अवसर होगा, और उससे अधिक गौरव की बात कुछ नहीं होगा आपके लिए। मैं आप सबको पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के व्याख्यान के पूर्व एक प्रज्ञा गीत है जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। फिर से ये भारत जगत गुरु बने, फिर से विश्व के महाशक्ति बने, यही भावना व्यक्त है इस प्रज्ञा गीत में। सभी लोग साथ साथ गाएंगे। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है, उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और इस ज्ञान दीक्षा समारोह के अध्यक्ष हैं, उन्हें हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विशेष उद्बोधन इन आचार्य गणों छात्रों को दें। सभी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में। प्रार्थना करेंगे कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा जो देव स्वरूप हैं, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। सद्बुद्धि की प्रार्थना, सबके लिए हित की चाह, सबके लिए श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सत्ता की उपस्थिति में
देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस नवें दीक्षारंभ संस्कार के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि, हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य सचिव श्री एम रामचंद्रन जी, हमारे कुलपति डॉक्टर एस पी मिश्रा जी, व्यवस्थापक श्री गौरीशंकर शर्मा जी, हमारे कुल सचिव डॉक्टर कर्मयोगी जी, हमारे बीच में पधारे इस जिले के जिलाधीश श्री सुधांशु जी, एसपी सिटी साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ अग्रज भाइयों, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच में बैठे हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र हमारे नए प्रविष्ट छात्र छात्राएं, आचार्य बहनें, सभी देश भर से आए हुए विभिन्न शिविरों में भाग ले रहे हैं हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे पत्रकार मित्रों, सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय रामचंद्रन जी को कि उन्होंने बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति बताई और हम सबका मार्गदर्शन किया, मनोबल बढ़ाया। हमारा ये जो आज का ज्ञान दीक्षा समारोह है, इसके पहले थोड़ी सी आज की पृष्ठभूमि समझ लें। आज देश में अराजकता का वातावरण है चारों तरफ। हमारी युवा शक्ति जो है वो करीब करीब उसकी ऊर्जा का कहीं ज़्यादा उपयोग नहीं हो पा रहा, नष्ट होता चला जा रहा है। यदि हम इस देश के युवा शक्ति का नियोजन कर लें, सही दिशा में सार्थक नियोजन कर लें, तो हम न जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय उसी दिशा में एक प्रयास है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय युवा शक्ति को सही दिशा देने का एक प्रयास है। शिक्षा पेट भरना सिखाती है। शिक्षा ये कहती है पढ़ो, कमाओ, पढ़ो, लिखो, पास हो जाओ, IIM कर लो, IIT से BTech MTech की डिग्री प्राप्त कर लो, विदेश चले जाओ, आओ वहाँ से कमाओ, खाओ और मस्त रहो बिल्कुल प्रेम से। आपको मालूम है कि 1 करोड़ की वार्षिक वेतन वाले या 50 लाख के वार्षिक वेतन वाले IIM के, IIT के लोग, इनमें कितनी तेज़ी से इनका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाता चला जा रहा है। बहुत बीमार होते चले जा रहे हैं। इन लोगों को जो काम करना पड़ता है, उस काम करने के लिए कोई अवधि नहीं है। मैं इनको देख के आया हूँ और मैं इनके सान होजे में इनके सेंटर्स को भी देख करके आया हूँ कि वहाँ उनको किस तरह से सोखा जाता है, किस तरह से चूसा जाता है उनकी शक्ति को, सारी की सारी शक्ति को, जो आपने पढ़ाई लिखाई करके जो इतना ज़्यादा एक युवावस्था एक प्रकार से वसंत के समान, वसंत ऋतु के समान। और वसंत ऋतु में जैसे फूल खिलते हैं, ऐसे फूल खिलते हैं, कामनाएं, मनोकामनाएं अंदर से उछलने लगती हैं, ढेरों उमंगें मन में आती हैं। पर ये वसंत जैसे ही जाने को होता है, उस समय सारे की सारी मनोकामनाओं पे तुषारपात हो जाता है, जब पता चलता है न कहीं जगह है, न कहीं नौकरी है, न कुछ है। मित्रों, और जो पास हो जाते हैं, जो रिजल्ट पास करके अच्छे नौकरी पा लिए, नौकरी पाने के बाद जो चले गए अपने अपने बड़े क्षेत्रों में, वहाँ जाने के बाद उनको क्या मिला? उनको मिला ढेर सारा एक बीमारियों का जखीरा, तनाव, अनिद्रा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, दुनिया भर की बीमारियाँ। और उसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ, जो बीमारी घातक बीमारी है, डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स वर्स्ट डिसऑर्डर विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट अबाउट 4 बिलियन पॉपुलेशन। 4 अरब लोगों को ग्रसित करने वाली है 2015 तक, WHO की एक असेसमेंट है। क्यों? जीवन जीने की कला न जानने के कारण, जीवन को सही ढंग से न जी पाने के कारण। और जीवन को सही ढंग से जीना सिखाना, ये हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में विद्या करती थी। विद्या का काम था कि विद्या जीवन में जीना सिखाई जाए। परेशानियां सामने आए, समस्याएं सामने आए, तो कैसे उनसे डील किया जाए, कैसे हम समस्याओं का हल निकालें, समाधान निकालें, और उन समस्याओं को समाधान करते हुए हम रोज़मर्रा के जीवन में हंसते मुस्कुराते हुए, खिलते खिलाते हुए ज़िंदगी जिए। परंतु न जाने क्या हुआ मित्रों कि वो विद्या समाप्त हो गई, पढ़ने लिखने वाली एजुकेशन आ गई, और इस एजुकेशन ने उस विद्या को दूर भगा दिया जो विनम्रता लाती थी, जो पात्रता लाती थी, जो मुक्ति की ओर ले जाती थी। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो जो मुक्ति की ओर ले जाए, विद्या वो जो हमें मोक्ष दिलाए, विद्या वो जो हमें जीवन बंधनों से में फंसाने से रोके और हमें ऊंचे आयाम पे ले जाए। वो विद्या न जाने कहाँ चली गई। उसी विद्या का नाम है मित्रों अध्यात्म विद्या। कहाँ मिलेगी?
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी और तत्वदर्शी तुझे वो ज्ञान देंगे, तू वहाँ जाकर उनके पास जा, उनसे उपदेश प्राप्त कर, उनको प्रणाम कर, उनको नमन कर और उनको उनसे प्राप्त करने की कोशिश कर। है कहीं ऐसा वातावरण किसी विश्वविद्यालय में? हम कह सकते हैं हमारे यहाँ ऐसा वातावरण है। हमारे यहाँ उस वातावरण को पाने के लिए लोग आते हैं, वो लालसा लेकर के यहाँ आकर के काम करने की, यहाँ आकर के पढ़ने की इच्छा रखते हैं। हम जानते हैं कि ये बच्चे कहीं भी एडमिशन ले सकते थे। इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी 2 साल की 12वीं पास करने के बाद अपनी तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज की। कुछ बच्चे अपने MBA में जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे अपने तैयारी करने के लिए कोचिंग के लिए तैयारी कर रहे थे कि हम कोचिंग में जाएंगे। एक नया तंत्र भी खुल गया, कोचिंग का नया सेंटर खुल गया, सेटअप खुल गया है। बड़े बड़े महानगर उसके केंद्र बन गए, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे कोटा हो, और ये सेंटर बन गए। तो क्या ऐसा तय हो गया है कि यहाँ से जो पास होगा वो ज़रूर निश्चित रूप से MD में, MBBS में और उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। एक मोटी रकम दिखाई पड़ती है, मोटी रकम खर्च करना पड़ती है, और उसके बाद कैसे करेगा सामान्य आदमी? सामान्य आदमी नहीं कर पाएगा तो फिर ये किसके लिए बने हैं? मित्रों, ऐसा कुछ लोगों ने सोचा, कुछ बच्चों ने सोचा, और उन बच्चों ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया। वो आए हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। उनको पाके मन बड़ा आह्लादित है कि उन्होंने जीवन विद्या को प्रधानता दी। जीवन विद्या का आलोक केंद्र है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का केंद्र है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। और परम पूज्य गुरुदेव ऐसा चाहते थे कि ये विश्वविद्यालय सारे विश्व में विद्या फैलाए। जो सही अर्थों में विश्वविद्यालय होता था, आज देखें तो 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चे एक विश्वविद्यालय जुड़े हैं। चाहे वह हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय हो, चाहे अभी नई विश्वविद्यालय खोले हैं हमारे मुख्य सचिव ने, वो उन सब से जुड़ जाएंगे। 1-1 लाख बच्चे जुड़ जाएंगे, 50-50 हज़ार बच्चे जुड़ जाएंगे। हमारे यहाँ भी कम बच्चे हैं, परंतु हम बच्चों की क्वांटिटी पे नहीं बल्कि हम क्वालिटी बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनकी गुणवत्ता बढ़ा करके इनको एक प्रकार से त्यागी, बलिदानी, मरजीवड़े और एक प्रकार से ऐसे कार्यकर्ता जो कि राष्ट्र के लिए मिटें और राष्ट्र के लिए काम करें, ऐसे लोग जो अपने जीवन को निखारें और अपने जीवन को निखार करके अपने जीवन के माध्यम से औरों के जीवन को भी प्रेरित करें। पिछले 4 साल में जो हमको निष्कर्ष मिले हैं, बच्चों के माध्यम से जो हमको परिणाम मिले हैं, उससे ऐसा लगता है कि वास्तव में हम उस काम को अंजाम दे पाए हैं, तो हम एक बहुत बड़ी चीज़ की पूर्ति नहीं कर पाए। वो क्या कि हमारे पास आने वालों की संख्या ज़्यादा होती है और सीट्स लिमिटेड हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे सामने, जी के सामने रो करके गए हैं। बहुत सारे बच्चों के माता पिता कह के गए कि हम कैसे यहाँ से जाएं वापस, कैसे मुंह दिखाएंगे वहाँ पर, तो सीमित सीटें हैं, हम क्या कर सकते हैं। और हमारा विश्वविद्यालय का एक घेरा है, उस घेरे के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं। अगले दिन उस घेरे को और आगे बढ़ाने का मन है और बहुत सारी विधाएं खोलने का मन है, परंतु कब खोल पाएंगे? जब हमारे घटक महाविद्यालय होंगे, कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस। और कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस सबसे पहले हमको जो 5 वर्ष की अवधि में जो मान्यता मिलती है, वो मिलती है अगले वर्ष से, अप्रैल 2007 के बाद। एज पर प्रोविज़न ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट, हम लोग अगले साल से 2007 अप्रैल के बाद अपने पूरे भारत में कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस खोल सकते हैं। मैं मुख्य सचिव महोदय को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने करीब 50 से लेकर 100 प्लेसेस आइडेंटिफाई कर ली हैं पूरे देश में, जहाँ 100 कॉलेजेस हम लोग खोल सकते हैं। और 100 कॉलेजेस खोल करके उनमें अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं, उनको एफिलिएट उत्तरांचल की इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो बच्चे जो निराश हो रहे थे, जो वहाँ से नहीं आ पा रहे थे, वहाँ से यहाँ आने में जिनको दिक्कत होती थी, जैसा अभी ज्ञान दीक्षा समारोह हो रहा है तो कॉमन होगा, सब लोग यहाँ आएंगे, ज्ञान दीक्षा समारोह होगा, फिर यहाँ से उनको अपने अपने कॉलेज में जाने के लिए विदाई दे दी जाएगी। अपने अपने कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ जाके बच्चे पढ़ेंगे और वहाँ पढ़ेंगे। जैसे वेस्टर्न जोन का एक सेंटर, एक ईस्टर्न जोन का सेंटर, क्लस्टर बना देंगे पूरा के पूरा, और उस क्लस्टर से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा कैंपस जो होगा उससे जुड़े हुए कई कॉलेजेस होंगे। उत्तरांचल राज्य के लिए 13 जिलों के लिए 13 महाविद्यालय खोलने का हमारा मन है। इन 13 जिलों में 13 महाविद्यालय खुलेंगे तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की विधाओं को हम बल देंगे। और जैसा माननीय हमारे रामचंद्रन जी ने कहा है कि हमारी जड़ी बूटियाँ, हमारे यहाँ का जो पर्यटन है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्यटन है, हमारा जो विभिन्न प्रकार के जो विधाएं हैं, इन सबको बल मिले। और इन सबको बल देने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के युवा को जानकारी हो किस प्रकार का कुछ तंत्र बनने वाला है। तो तंत्र जब बनेगा तब जिला स्तर पे जब महाविद्यालय होगा तो वहाँ पर वो बच्चा आ जाएगा पढ़ने के लिए। दूर गांव का आदमी जो पैदल चल के आता है वो जिला स्तर के महाविद्यालय में तो आ जाएगा, विश्वविद्यालय में आने में शायद उसको परेशानी हो सकती है। विश्वविद्यालय से जुड़े हुए महाविद्यालय, हमारा ऐसा संकल्प है कि हम इन महाविद्यालयों की संख्या हर वर्ष 100 या 150
बढ़ाते बढ़ाते 2011 तक इसकी संख्या 500 कर देंगे। सारे भारत में हमारे 500 विश्वविद्यालय महाविद्यालय, जब 500 महाविद्यालय होंगे, 500 केंद्र होंगे, तो इन 500 केंद्र जिनके भवन, जिनमें हर एक में वही शर्त होगी, आवासीय महाविद्यालय, रेजिडेंशियल कॉलेज, और रेजिडेंशियल कॉलेज होंगे और हर एक में वही व्यवस्था होगी जिस प्रकार से यहाँ यूनिवर्सिटी में है। वहाँ पर हमारा शांति कुंज का नियंत्रण रहेगा और वेद माता गायत्री ट्रस्ट का नियंत्रण रहेगा। यहाँ की यूनिवर्सिटी पूरी तरह से मॉनिटर करेगी। तो आप देखेंगे कि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय भी इसी तरह से चला करते थे। वल्लभी और उदितपुरी के जो विश्वविद्यालय थे वो भी इसी प्रकार से चला करते थे। पुराने ज़माने में जितने विश्वविद्यालय थे उनसे सारा विश्व जुड़ा हुआ था, इसीलिए नाम विश्वविद्यालय था। पूरी यूनिवर्स का विद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। अभी तो क्या है मालूम नहीं, आप में से कितनों को मालूम है, पटना चले जाइए, पटना में एक गली में 10 यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे आपको। छत्तीसगढ़ में करीब 36 यूनिवर्सिटीज़ मिली और उसके बाद पता चला 102 यूनिवर्सिटी हैं टोटल, उनमें सरकार ने बैन लगाया पूरा के पूरा। यूनिवर्सिटी नाम बहुत बड़ा नाम है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड को जो प्रभावित करे, अर्थात ब्रह्मांड की चेतना को जो प्रभावित करे, ऐसे व्यक्ति जहाँ रहते हों और ऐसे कार्यकर्ता जहाँ विकसित होते हों, ऐसे अध्यात्म चेतना से जो विकसित होते हों, ऐसे लोगों को जहाँ डेवलप किया जाता हो वो वाला तंत्र। तो वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को विशिष्ट होना चाहिए, वहाँ PhD करने वाले छात्रों को विशिष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज शर्त हो गई है कि भाई लेक्चरर के लिए PhD होना ज़रूरी है, MPhil होना ज़रूरी है, उसके लिए कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो लोगों ने एलिजिबिलिटी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो PhD करना ज़रूरी है। तो PhD किसी भी तरह से हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, इस बात को हमने अपने यहाँ अनिवार्य रूप से एक शर्त बना रखी है। जब तक वो प्रेजेंटेशन हम लोग पूरी तरह से मॉनिटर नहीं कर लेते, हम हर 3 माह में, हर 6 माह में प्रेजेंटेशन को मॉनिटर करते हैं और रियल सेंस में रिसर्च, जिसको कहा जा सकता है कि शोध इन सही मायनों में रिसर्च, जिससे कि नए आयाम खुलें मनोविज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, योग विज्ञान के क्षेत्र में। हमारे जो विभिन्न प्रकार की जो फैकल्टीज़ हैं उनमें किस तरह से हम प्रवेश कर सकते हैं। इंडोलॉजी और प्राच्य विद्या का इतना बड़ा क्षेत्र खुला पड़ा है, इसमें कुछ भी शोध नहीं हुआ। उस शोध को करने का एक तंत्र पूरा हम लोगों ने डेवलप किया है और यहाँ पर धीरे धीरे हम फैकल्टीज़ को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे। आप जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय को किसी से पैसा नहीं मिलता, ना हमने पैसा किसी से मांगा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, बेटा सरकार से पैसा मत लेना। सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? सरकार जनता पे टैक्स लगा के पैसा लाएगी, और जनता पे टैक्स लगा के जो पैसा लाएगी वो सरकार जनता के विकास के लिए उपयोग करे, वो अच्छा है। हमें कहाँ से लेना चाहिए? हमें जनता से लेना चाहिए सीधे। हम जनता से लें कि हम सरकार से लें जो जनता से लेती? इनडायरेक्टली क्यों लें, हम सीधे ले लें जनता से। तो हम लोगों ने जनता की भाव चेतना को जगाया और 1-1 रुपया रोज़ देने वाले, 2-2 रुपया रोज़ देने वाले, 5-5 रुपया देने वाले हमारे पास कार्यकर्ता हैं मित्रों। और ये कार्यकर्ता की संख्या 1 लाख से लेकर 5 लाख है, जो प्रतिदिन 1 रुपया अपना इसी विश्वविद्यालय के निमित्त निकालते हैं। आप कल्पना कीजिए, ऐसा विश्वविद्यालय कभी हो सकता है क्या जिस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए इतने सारे कार्यकर्ता हों? अभी तो बहुत छोटी बात है। मेरे दिमाग में जो कल्पना चल रही है आने वाले 5 सालों में, वो ये चल रही है कि 1 रुपया रोज़ देने वाले 1 करोड़ कार्यकर्ता सारे देश में हों। 1 रुपया रोज़ देने वाले, तो एक छोटा सा गणित है, सब लोग हिसाब किताब लगा सकते हैं। 365 करोड़ रुपया साल में हमको मिल जाएगा कि नहीं बताइए? उस 365 करोड़ से हम सारे देश की पूरी सारी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं और सारे महाविद्यालयों को देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते। हमने बहुत मिनिमम फीस रखी 16,000 रुपये प्रति वर्ष, जिसमें एजुकेशन फ़ी नहीं है, सब कुछ नहीं है, केवल रेजिडेंशियल फ़ीस, रेजिडेंस की, खाने की, कंप्यूटर की, इंटरनेट की, ये जो कुछ फीसेज हैं वो रखी। किताबें हम देते हैं, पुस्तकें के साथ साथ सारी जितनी चीज़ें सुविधाएं हम देते हैं। ढेरों पैसा इतना खर्च करते हैं जो अज्ञात खर्च है, जो आपको नहीं मालूम। अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो पता चलेगा, बाहर हॉस्टल में रहना पड़ेगा तो पता चलेगा कितना खर्चा होता है। तो ये 1,000 रुपये से लेकर करीब 1,500 रुपये खर्चा प्रति माह का आता है। तो इनमें से भी आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं दे पाते। तो हम इनके लिए ऐसे लोगों से कहते हैं जो कि इनको स्पॉन्सर कर सकें। तो ऐसे स्पॉन्सर होते हैं जो बच्चों के विद्यादान के रूप में बच्चों के लिए कई प्रज्ञा मंडल, कुछ शक्तिपीठ, कुछ ऐसे पुरुष जिनके पास, श्रीमंत वर्ग के लोग जिनके पास पैसा है, वो देते हैं इनकी फ़ीस। उस फीस से हम काम चलाते हैं, फिर भी हम नुकसान में रहते हैं। इतना करने के बाद भी हम नुकसान में रहते हैं, पर नुकसान पूरा हमारा कभी नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा, बेटा कभी अच्छे काम में नुकसान नहीं होता। गुरुदेव उसको कहीं ना कहीं से पूरा कर देते हैं। गुरुदेव ने कहता, बेटा पैसे की कभी कमी नहीं पड़ेगी अच्छे काम करने में। आसमान फटेगा, बादल फटेगा, पैसे बरसेंगे, तुम काम करते चले जाओ, अच्छे काम करते चले जाओ। तो हम लोग करते चले जा रहे हैं।
आज जो सबसे बड़ी चीज़ की जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि हम संस्कृति को जन जन तक फैलाएं, संस्कृति का विस्तार, जन संस्कृति का विस्तार। क्योंकि सांस्कृतिक प्रदूषण आज सबसे ज़्यादा हुआ है, सांस्कृतिक अवमूल्यन सबसे ज़्यादा हुआ है, और उस तंत्र को ठीक करने के लिए विचारों को ठीक करना पड़ेगा, लोगों के विचारों को ठीक करना पड़ेगा। ये जो हम चिकित्सक तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारे बच्चे हैं, चाहे BA कर रहे हो, चाहे BSc कर रहे हो, चाहे MA कर रहे हो योग में, चाहे वो मनोविज्ञान में कर रहे हो, चाहे वो अप्लाइड हेल्थ में कर रहे हो, थेरेपी में कर रहे हो, ये सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं ये एक प्रकार से मनस्य चिकित्सक का काम करेंगे, लोगों के विचारों को बदलेंगे। और जैसा हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि विश्वविद्यालय के आसपास का वातावरण बदला हुआ नजर आना चाहिए। आपको हम अश्योर करते हैं कि विश्वविद्यालय के आसपास के वातावरण को आप बदलता हुआ स्वयं देखेंगे। हमने आसपास के गांव गोद लिए हैं, करीब करीब हरिद्वार जिले के ही कई गांवों में जाकर के हमने माननीय गौरीशंकर जी के मार्गदर्शन में आपदा प्रबंधन वाहिनी स्थापित की हैं, और बहुत सारे गाँवों में जाकर हमारे बच्चे स्वयं जाके काम करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग अशिक्षा उन्मूलन, ब्लाइंडनेस के बारे में इवेल्युएशन, और जो एक प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों में परिवर्तन आए, चिंतन में, सोच में परिवर्तन आए। हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं हरिद्वार, ये बड़ा विलक्षण जिला है। इस जिले की भौगोलिक बनावट भी विलक्षण है, और ये हैवी आध्यात्मिक राजधानी सारे देश की। यहाँ की पॉपुलेशन जो है 50% पॉपुलेशन फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, दिल्ली से आती है, मेरठ से आती है, और पूरे देश से आती है, और आकर के सारे पूरे नगर को सुबह से शाम तक गंदा करके चली जाती है। बड़ा मुश्किल है इस नगर को साफ रख पाना, पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समाज सेवा के माध्यम से जुड़ें, और न केवल इस नगर को साफ रखने में, बल्कि इस नगर के माध्यम से जहाँ भी जाएंगे अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने का एक कंसेप्ट अपने दिमाग में डेवलप करें। और यहाँ मैनेजमेंट की कई तकनीकें सिखाई जाएंगी अगले दिनों इनको, जिसमें कि वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा, जिसमें कि वाटर हार्वेस्टिंग भी होगा। ये सब यहाँ से सीख के जाएंगे, अनिवार्य रूप से सभी को सिखाया जाएगा ताकि यहाँ से सीख करके जाएँ। जीवन जीने की कला हम लोग सिखाते हैं इनको, जीवन विद्या, विभिन्न प्रकार के योग के तो इतने सारे तंत्र खुल गए हैं, योग का एक विश्वविद्यालय खुल गया है अपने आप में अलग। सबसे बड़ी चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत है कि योग के कई आयाम, जिसमें कि ह्यूमन फैकल्टी, ह्यूमन एक्सीलेंस, मानवीय जो अंदर जो बहुत सारी अनंत संभावनाएं खुली पड़ी हैं, उसके बारे में काम करने का कोई काम नहीं हुआ है। कारपोरेट एक्सीलेंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिमांड है आज। मैं स्वयं अंबानीज़ के बीच में एक लेक्चर दे के आया, जिसमें दोनों अंबानी ग्रुप के लोग मौजूद थे और बहुत सारे उद्योगपति मौजूद थे। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक कंसेप्ट पर चर्चा की, चीफ नॉलेज ऑफिसर, मुख्य ज्ञान अधिकारी। एक मुख्य ज्ञान अधिकारी की नियुक्ति हर कारपोरेट ऑफिस सेक्टर में होना चाहिए, हर उद्योग में होना चाहिए। हर उद्योग में जब होगी तो वहाँ रहने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ रहने वाले जो काम करने वाले, उनको तनाव नहीं होगा, वो रस्टिंग आउट नहीं होगा, उनका बर्निंग आउट नहीं होगा, वो परेशान नहीं होंगे। और वो नॉलेज ऑफिसर क्या करेगा, ज्ञान देने की प्रक्रिया को साकार करेगा। तो चीफ नॉलेज ऑफिसर के अपॉइंटमेंट में कौन व्यक्ति कौन सा उद्योग पहल करता है इस क्षेत्र में, हम लोगों ने एक प्राइज़ भी घोषित किया है। उस प्राइज़ को बहुत बड़ी ऊंची संख्या का प्राइज़ है जो हमारे एक उद्योगपति मित्र ने घोषित किया है। मैं चाहूँगा कि सिडकुल का और हमारे इस विश्वविद्यालय का समन्वय हो। सिडकुल में जो उद्योग लगे हुए हैं, उन उद्योगपतियों को यदि माननीय मुख्य सचिव एक अनुरोध कर दें, एक लेटर लिख दें कि वे हमारे विश्वविद्यालय को ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें, और यहाँ से कुछ जुड़ कर के कुछ काम हो सके। और चीफ नॉलेज ऑफिसर के लिए हमसे कुछ कार्यकर्ता मांगे तो हम देंगे उनको, ताकि वो वहाँ सिखा सके तनाव मुक्ति, तनाव प्रबंधन के तरीके, रेकी के माध्यम से, प्राणिक हीलिंग के माध्यम से किस तरह से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। आप दवा लेते हैं, दवा लेने के बजाय आप उसी से ठीक हो सकते हैं। इस तरह से एक प्रयोग किया जा सकता है समन्वय का, जिसमें कि हम विज्ञान और अध्यात्म के सार्थक समन्वय का प्रयोग कर सकें। भाइयों बहनों, आज का दिन बड़ा विशेष है, और विशेष इसलिए भी है कि हम जिस महाशक्ति, जिसको हम युवा हृदय सम्राट कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, उनका आज महाप्रयाण दिवस है, 4 जुलाई। अमेरिका वाले इसको अपनी आज़ादी के दिवस के रूप में याद करते हैं, पर ये उनका प्रयाण दिवस है। और महाप्रयाण दिवस होने के नाते ये सारा के सारा ज्ञान दीक्षा समारोह के जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये उस युग नायक, युवा हृदय सम्राट, युग स्वामी विवेकानंद को समर्पित हैं। हमारे चिर युवा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे और बच्चियाँ, ये हमारे छात्र छात्राएँ हमारे लिए आगे चलकर एसेट बनेंगे। उनको यहाँ 5 साल रहना है, और 5 साल रहना है। BA के छात्र जो एडमिशन ले रहे हैं 5 साल रहेंगे। 5 साल रहते समय उनको ऐसा अनुभव होगा जैसे वो अपने अभिभावक क्या रह रहे हैं, अपने माता पिता क्या रह रहे हैं।
और अपने गुरुदेव माता जी की गोद में बैठे। यहाँ वो ज्ञान पाएंगे, यहाँ वो चीज़ें पाएंगे जिसको कि पाने के लिए लोग तरसते हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से आती है, वो जब अंदर से आने वाली जो भूख जब पूरी होने लगेगी तो उनको ऐसा लगेगा जैसे उनका चयन सही रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते थे जब हमारे यहाँ आए शुरू में, तो शुरू में समझते थे कि यहाँ आकर के एक सस्ता सा विश्वविद्यालय है, बहुत कम, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, खाने पीने को मिलता है प्रेम से, और हम यहाँ आराम से रह सकते हैं, खाएंगे पिएंगे और PCS की तैयारी कर लेंगे यहाँ रहकर 1 साल यहाँ के टीचर्स को खूब तंग करेंगे, खूब परेशान करेंगे। और ये लोग धोती कुर्ता और पजामे कुर्ते की क्रांति करना चाहते हैं, चलो हम भी पजामा कुर्ता पहन के दिखाएंगे। पजामा कुर्ता पहन के, धोती कुर्ता पहनकर हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि ये हमको 9वें-10वें महीने में मजबूर कर देंगे, चलो निकल जाओ यहाँ से। हमने सोचा था हम ये करेंगे, परंतु जब हम यहाँ आए और जब इनके क्लासेज अटेंड की और जब हमने सब सुना तो हमें लगा ये तो व्यक्ति निर्माण का तंत्र है, ये तो हमें बदलने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और सुबह से शाम तक खुद खप रहे हैं, खुद मर रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के लगे हुए हैं। हम बदल गए, बच्चों ने कहा है हम बदल गए। और बदलने के बाद हमने अंत में ये सोचा क्या फ़ायदा उसमें, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज में नहीं जाना चाहिए, क्या फ़ायदा उन सिविल सर्विसेज में जाके कमा के काम करने के लिए, हम इसी में मरेंगे, इसी में खपेंगे और इसी में काम करेंगे, गायत्री परिवार में रह करके काम। तो अगर इस तरह के समर्पित लोग हमें मिलते चले गए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम राष्ट्र की एक बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ करीब सब मिला के, पुराने नए सब मिला के 1,500-2 हज़ार बच्चे हैं। आगे चल के हर महाविद्यालय में करीब 25,000 30,000 बच्चे होंगे। और आप ये कल्पना कर सकते हैं जब 500 से गुणा करेंगे तो कई लाख बच्चे मिलकर के कितनी ऊर्जा का विस्तार कर रहे होंगे। दे माइट बी डिसेमिनेटिंग द एनर्जी लाइक एनीथिंग। पूरे के पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं बल्कि सारे विश्व में मांग आ रही है हमारे पास। देश विदेश में एक व्यापक विस्तार हो रहा है। USA से मांग आई है कि USA में हमें करीब 6 सेंटर खोलना है और उस 6 सेंटर में योग और वैकल्पिक चिकित्सा के ऊपर हमें खोलना है। अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ईरान होकर आए हैं। चीन, साउथ कोरिया, UK, कनाडा आदि देशों से निमंत्रण है हमारे बच्चों को। कुछ बच्चे हमारे अभी UK गए हैं, कुछ बच्चे साउथ अफ्रीका होकर आए हैं यूनिवर्सिटी के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सेंटर, मॉडर्न सेंटर हम लोग बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा भवन होगा जिसकी हम गुरु पूर्णिमा के बाद हम लोग आधारशिला रखने जा रहे हैं अगस्त के महीने में। और ये 4 मंजिल का एक ऐसा भवन होगा जिसमें कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा योग और आयुर्वेद पर, मॉडर्न मेडिसिन के आधार पर इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पूरा के पूरा शोध एवं विकास की अनंत संभावना है, ताकि आने वाले दिनों में लोग ये ना कह सकें कि ये योग और आयुर्वेद को कहते तो रहे कैंसर ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, उसका एक तंत्र भी बनाया। वो तंत्र बना करके उसको बाकायदा परीक्षित करके दिखा दिया। तो एक बहुत बड़ा तंत्र, और उसी के साथ आगे चल के हो सकता है मित्रों, हम अभी एक अनंत संभावना खुली पड़ी है। हो सकता है अगले दिनों 300 बेड का एक हॉस्पिटल बनता चला जाए, उसमें इंटेंसिव केयर यूनिट बन जाए, इंटरमीडिएट केयर यूनिट बन जाए, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के मरीजों को रखने की यहाँ पर। और हो सकता है उसी के साथ एक मेडिकल कॉलेज स्तर का एक तंत्र बड़ा स्तर पे बन जाए, जो कि इस स्तर पे चले जिससे कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस ब्राह्मणोचित आधार पर भी कोई एक ऐसा कॉलेज चल सकता है जिसमें कि होलिस्टिक मेडिसिन सिखाई जाती हो। ऐसा एक व्यापक क्रांति आने वाले 5-6 वर्षों में हम लोग करने जा रहे हैं। यदि उत्तरांचल सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त हो तो उत्तरांचल में विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन की संभावनाएं हम लोग तलाश सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कि नए पाठ्यक्रम अभी लागू नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे हमारे यहाँ के पाठ्यक्रम जो उत्तरांचल के अन्य विश्वविद्यालय नहीं चला रहे हैं, उनका विस्तार हो सके तो हम कुछ कॉलेजेस में उनको चालू कर सकते हैं। माननीय रामचंद्रन जी इस बारे में ज़्यादा जानते हैं, वे इस बारे में सोचेंगे। हम उस अतिरिक्त कार्यभार को भी उठाने में सक्षम हैं, और अभी जिन कॉलेजेस में ये काम नहीं हो पाया है उन कॉलेजेस को भी हम लेने की स्थिति में हैं। बहुत सारे इंटर कॉलेज ऐसे हैं जिनकी स्थिति मैं आपसे बता रहा था, वर्णन कर रहा था, जरा जीर्ण से हो गई है। वहाँ एडमिशन नहीं, बहुत कम लोग ले पाते हैं, गरीबी के कारण भी बहुत ऐसी स्थिति हो गई है। हम उन इंटर कॉलेजेस को आपके बिहाफ पर अपने वेद माता गायत्री ट्रस्ट के माध्यम से चलाने की स्थिति में है, और हम चला करके आपको दिखा देंगे कि उन इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज के रूप में प्रमोट किया जा सकता है। हमारे पास शिक्षक शिक्षिका निकल के आ रहे हैं, जो जैसे जैसे एक बैच निकल के आता है, ये 6 महीने का संविधान देता है, साल भर का संविधान देता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का संविधान देते हैं। इनके संविधान का नियोजन हम लोग करेंगे। PhD स्कॉलर्स का संविधान का नियोजन हम करेंगे। PhD जो रिसर्च फेलोज हैं, इनका संविधान का उपयोग करेंगे। एक सबसे विलक्षण बात जो हमने अपने यहाँ रखी है, जिसको मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि हम लोगों ने अपने यहाँ एक अनिवार्य इंटर्नशिप योजना बनाई है। इंटर्नशिप योजना में 3 से लेकर 6 महीने के लिए अनिवार्य रूप से हर छात्र छात्रा को
कार्यक्षेत्र में जाना पड़ता है, और ये जब जाते हैं लौट के आते हैं तो बदले भी होते हैं। क्यों? यहाँ थे तो बदल गए थे, हाँ यहाँ थे तो बदल गए थे, पर जब कार्यक्षेत्र का एक्सपोजर मिला, वहाँ उनको सम्मान मिला, तब पता चला कि हमारे पास जो शिक्षण है वो औरों के पास नहीं है। महाविद्यालय के बच्चे और बच्चियाँ इनसे बात करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। एक नई क्रांति हो रही युवाओं में, महाविद्यालयों में प्रवेश करने के लिए हमें द्वार मिल रहा है, और इन्हीं बच्चों को हम यूज़ करेंगे तीर की तरह से, और तीर की तरह से एक एक विश्व यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। और जो आज जितना स्टर चल रहा है, आज जो आंदोलन चल रहे हैं, आज जो इतना गुस्सा बच्चों में रिजर्वेशन पॉलिसी से लेकर अन्य चीज़ों के बारे में है, उन सब चीज़ों को हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वो बच्चे हैं जो योग्यता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। हमारे पास वो बच्चे हैं जो हर क्षेत्र से आए हैं, हर जाति से आए हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा कि हर व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है यदि उसके अंदर संस्कार हो। संस्कारवान व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का हक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था आज से 100 वर्ष बाद एक ऐसा समय आएगा जब हर व्यक्ति ब्राह्मण बन जाएगा। और जब सब ब्राह्मण बन जाएंगे, ब्राह्मण से क्या मतलब है? जो ब्रह्म में विचरण करे वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म की चर्चा करे वो ब्राह्मण, जो अध्यात्म की चर्चा करे और अध्यात्म में जीवन जिए वो ब्राह्मण। ऐसे लोगों की संख्या जब ढेर सारी हो जाएगी तो न जातिवाद रहेगा, और न किसी प्रकार का आरक्षण की बात होगी, न किसी प्रकार के कोई संबंध में। तो नामों के आगे के सरनेम भी हटाने की परंपरा को हम लोग चालू करने का सोच रहे हैं, ताकि हम सब एक ही नाम से पहचाने जाएं, और वो नाम हो हमारा अपनी क्वालिटी, अपने गुणों के माध्यम से पहचान। धीरे धीरे ये हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि पिछड़ापन इस देश का कम होगा। इस देश में बहुत अनंत संभावनाएँ हैं। हमारा देश एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल के साथ इस समय सारे देश, सारे विश्व के सभी देशों के शीर्ष पे बैठा हुआ है, शिखर पे बैठा हुआ है। इस समय जितना इस देश का विकास होने की संभावना है उतनी पहले कभी नहीं थी। आने वाले 5 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं हमारे देश के लिए। इन 5 वर्षों में ये डिसीजन होना है, निर्णय होना है कि भारत नायक बनेगा या कोई और अन्य देश। कोई और अन्य देश में बोल रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कौन सा देश। चीन हमसे प्रतिस्पर्धा में है। भारत और चीन की तुलना में भारत के पास सबसे बड़ी है आध्यात्मिक विरासत, और चीन ने उस विरासत को समाप्त किया है। हमारे पास आध्यात्मिक विरासत है, कर्मशीलता है, कर्मठता है, थोड़ी सी अराजकता है, वो समाप्त हो जाएगी, और हम लोग निश्चित रूप से भारत को विश्व का एक चक्रवर्ती सम्राट बना सकते हैं। आने वाले 20 वर्षों में ऐसे कैसे स्थिति आ रही है। आप सब जो हमारे छात्र छात्राएं नए शामिल हुए हैं उन सबको आश्वासन देता हूं, हम आपको इतना प्यार देंगे, इतना हम आपको संरक्षण देंगे, हम आपको इतना शक्ति देंगे यहाँ से गुरुदेव माता जी के माध्यम से जो आपको शक्ति मिलेगी कि आप यहाँ से पाएंगे ही पाएंगे। उसको पैसे की तुलना में नहीं गुणा करेंगे, बल्कि ये पाएंगे कि इतना पाएंगे जितना कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आने वाले समय में जो विलक्षण समय जो परिवर्तन का चालू होगा, हम चाहते हैं कि ये सब हमारे छात्र छात्राएं, हमारे सारे विद्यार्थी किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े रहें, किसी न किसी रूप में जहाँ भी काम करें। 2 साल काम कर लिया, जाइए अपने क्षेत्र में जाइए, वहाँ काम कीजिए। हम वहाँ के लिए ढेर सारे काम देंगे, सप्तसूत्री आंदोलन देंगे। हमारे प्रज्ञा संस्थान 4000 से ज़्यादा हैं जिनके भवन हैं, उन भवनों में जाके काम कीजिए, वहाँ जाके काम कीजिए, गाँव में जाके काम कीजिए। मेरी संकल्पना है मित्रों कि देश के हर जिले में हमारा महाविद्यालय हो, देश के हर जिले में, कोने कोने में, भारत के केरल के उस कोने में भी महाविद्यालय हो। और वहाँ से जब पूछा जाए कि किस विश्वविद्यालय से जुड़े हो, तो बड़े गर्व के साथ वो कहे उत्तरांचल का हिमालय की छाया में बैठे हुए, गंगा की गोद और हिमालय की छाया में बैठे हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ, मैं छात्रा हूँ। ओम शांति। श्रद्धेय डॉक्टर साहब कुछ चुने हुए छात्रों को प्रतीक चिन्ह देंगे, जो प्रतीक चिन्ह यहाँ से धारण किया जाता है। उसके बाद फिर माननीय मुख्य अतिथि को भी मोमेंटो स्मृति चिन्ह देंगे, लेकिन सबसे पहले छात्रों और छात्राओं को वे प्रतीक चिन्ह आवंटित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय डॉक्टर साहब आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।